और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है कि क्या हिंदुस्तान को तैयार रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कोरोना के वक्त जिस तरह से तैयारी थी वैसी तैयारी की जरूरत है। लेकिन इस बीच मोदी को ट्रंप ने फोन लगाया और क्या जंग थमने की शुरुआत हो गई है। तस्वीर में आपको दिखाऊं कैसे अमेरिका का IRGC ने अमेरिकी टैंकर पर अटैक किया। यह उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। الله أكبر الله أكبر انهدام النفش الأمريكي در محدوده شمال خلیج فارس. الله أكبر الله أكبر انهدام النفش الأمريكي در محدوده شمال خلیج فارس. अब देखिए हॉर्मूज के हालात क्या हैं। ये देखिए, ये सारे जहां समंदर में लाइन लगाकर खड़े हैं ये हॉर्मूज है। यहीं से ईरान जहाज आगे निकलने नहीं दे रहा है। और देखिए सैकड़ों जहाज तेल और गैस लेकर खड़े हुए हैं जो कतर, UAE, कुवैत, सऊदी अरब से तेल लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे आज जाने का रास्ता नहीं है। और देखिए दूर तक आपको ऑयल वेसल और गैस वेसल शिप ही नजर आएंगे। यानी जहाज आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दुनिया का तेल और गैस रुका हुआ है। ईरान ने रोक लगा रखी है और इजराइल और अमेरिका के जहाजों पर हमले कर रहा है। लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह है कि इसी हॉर्मूज से भारत का जहाज निकल कर आया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये भारतीय जहाज पाइन गैस लेकर भारत का जहाज हॉर्मूज से निकला है। बड़ी बात यह है जब दुनिया के जहाज कतार में खड़े हैं समंदर में, कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं, दावा इंजन बंद करके खड़े हुए हैं। उस दौर में उस जगह से भारत का जहाज निकलना यह भारत की कूटनीति की जीत ही है। और इसलिए देखिए जो भारतीय क्रूज पर सवार है उसकी खुशी देखिए। तो जो दर्जनों दिनों से वहां फंसे थे, पाइन गैस का क्रू देखिए कितना खुश है और भारत माता की जय के नारे लगा रहा है। ये उस टीम की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो भारत के लिए गैस लेकर आ रहा है जहाज। बहुत दिनों से ये हॉर्मूज में फंसे हुए थे, इन्हें नहीं पता था कब निकल कर जाएंगे। इसमें से बहुत से क्रू पहले कह चुके हैं कि उन्होंने अपने आंखों से समंदर में मिसाइल आते और गिरते देखी है। हर वक्त मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब भारत की कूटनीति की जीत, ताकत की जीत जब ये निकल कर आए वहां से। दूसरी तरफ आज भारत तैयारी में जुट गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेनाध्यक्षों के साथ आज चर्चा की है। रक्षा मंत्री की सेनाध्यक्षों संग बैठक आप देख रहे हैं। हालात क्या है, भारत कितना तैयार है, आने वाले वक्त में भारत को क्या तैयारी करनी है, इस बात का जिक्र पीएम मोदी बार बार कर रहे हैं। कल लोकसभा और आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि क्या तैयारी करनी है भारत को। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। वर्तमान संकट ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया है। भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कहते हैं मुसीबत बड़ी आए तो जुबान कम, दिमाग ज्यादा चलाइए। पीएम मोदी ने यही किया। जंग के बीच जब दुनिया में हाहाकार मचा, जो देश बड़े बड़े दावे कर रहे थे वो लॉकडाउन जैसे हालात से गुजरने लगे, तब मोदी ने बयान से ज्यादा कूटनीति पर काम किया। शायद इसलिए अब ट्रंप भी मोदी से बात कर रहे हैं और हॉर्मूज खोलने के रास्ते पर चर्चा कर रहे हैं। आने वाले समय में ये संकट
हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है। कोरोना के महासंकट में जरूरी चीजों की आपूर्ति टीम इंडिया के प्रयासों से ही सुनिश्चित हो पाई थी। हमें उसी भावना के साथ आगे भी काम करना है। ईरान से लेकर मिडिल ईस्ट और रूस तक से डायलॉग और डिप्लोमेसी का ऐसा रास्ता बनाया कि संकट के बीच भी भारत में तेल गैस वाले जहाज आने लगे। लेकिन मोदी को पता है कि 3 हफ्ते से चल रहे जंग ने बड़ा संकट तो ला ही दिया है, इसलिए मोदी ने तैयार रहने का निर्देश भी दे दिया है और देश को एकजुट करने का ऐलान भी कर दिया है। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। संकट में मोदी का ध्यान और फोकस साफ है, देश को अफवाह और दहशत से बचाना है। देश में तेल संकट ना हो, इसके लिए धैर्य से दूसरे विकल्प भी अपनाना है। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है, लेकिन मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है, हर निर्णय ले रही है। अब देखिए जरा भारत कितना तैयार है, ये आगे भी आपको बताऊंगा, लेकिन दुनिया का क्या हाल है। सबसे पहले आपको ऑस्ट्रेलिया लिया चलता हूं। ऑस्ट्रेलिया में देखिए गैस स्टेशन पर ताले लग गए, एक गाड़ी नहीं है क्योंकि गैस खत्म हो गई है। ऑस्ट्रेलिया का हाल है, गैस स्टेशन की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब आइए आपको दुनिया का हाल मैं बताऊं। सबसे पहले अपने पड़ोसियों से शुरुआत करूं, पाकिस्तान से। ईरान जंग से सबसे बुरा हाल पड़ोसी पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में आंशिक लॉकडाउन जैसे हालात बन गए हैं। सरकारी दफ्तरों में अब हफ्ते में 4 दिन काम हो रहा है। 50% कर्मचारियों को कहा गया घर बैठकर काम करिए, यानी वर्क फ्रॉम होम। 15 दिन के लिए पाक के स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। मंत्री सांसदों के विदेश दौरों पर रोक लगा दी गई है। सांसदों की सैलरी में भी 25% की कटौती है। तेल संकट गहराया तो पेट्रोल डीजल 55 रुपए बढ़ा दिया पाकिस्तान ने। सरकारी विभागों को मिलने वाले ईंधन में 50% की कटौती कर दी। पाकिस्तान में आटा चावल जैसी हर चीज महंगी हो गई। दूर मत जाइए, एक और पड़ोसी है श्रीलंका। श्रीलंका में आंशिक लॉकडाउन जैसे हालात हैं। यहां भी सरकारी ऑफिस 4 दिन काम हो रहा है। स्कूल कॉलेज दफ्तर में बुधवार को छुट्टी घोषित है। श्रीलंका में बाकायदा QR कोड यानी खास पास से ही तेल मिल रहा है। निजी गाड़ियों को 15 लीटर से ज्यादा तेल नहीं दिया जा रहा। सरकारी गाड़ियों के लिए भी तेल की सीमा तय की गई है। दूसरा पड़ोसी बांग्लादेश। सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए। बांग्लादेश में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी गई। लोड कम करने के लिए बिजली कंपनी 5 घंटे कटौती कर रही। गैस की कमी से 5 से 4 सरकारी उर्वरक प्लांट बंद हो गए। एक और पड़ोसी भूटान। भूटान में लॉकडाउन जैसे हालात बने हैं। वर्क फ्रॉम होम ढांचे को सक्रिय कर दिया गया है। लोगों को हर हफ्ते ईंधन देने की सीमा तय कर दी गई। जमाखोरी रोकने के लिए केन में तेल देना बंद हो गया है। फिलीपींस सरकारी दफ्तरों में 4 दिन काम हो रहा है यहां भी, और प्राइवेट ऑफिस को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश है। सरकारी कर्मचारियों के दौरे पर पाबंदी लगा दी गई है। बहुत जरूरी होने पर ही वो कोई दौरा या यात्रा कर सकते हैं। वियतनाम वर्क फ्रॉम होम को यहां भी बढ़ा दिया गया है। तेल की कमी से सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। और बड़ी चीज क्या, ये तस्वीर देखिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल और कार पूलिंग के निर्देश दे दिए गए, यानी एक एक गाड़ी में 5-5 लोग बैठिए। म्यांमार कई पेट्रोल पंप ईंधन ना होने से बंद हो गए। देश में कई जगह ऑड इवन फॉर्मूला लागू हो गया है। इस जंग के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति ने फोन लगा दिया। पीएम मोदी ने इस बात की जानकारी ट्वीट के जरिए दी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया और उनसे बात हुई। आइए आपको बताऊं पीएम मोदी और ट्रंप के बीच क्या बातचीत। ईरान जंग के बीच पहली बार मोदी ट्रंप में बातचीत हुई। दोनों वर्ल्ड लीडर के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई। मोदी ट्रंप की यह बात क्या ईरान से जंग थमने का संकेत है? क्या तनाव खत्म करने के लिए ट्रंप मोदी की मदद चाहते हैं? बहुत से सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जंग के बीच भारत ने कूटनीतिक सूझबूझ दिखाई है। युद्ध के बीच भारत के जहाज अमेरिका और रूस
से भी आए हैं, तो हॉर्मूज रूट से भी तेल और गैस लेकर भारत के कई जहाज आए, क्योंकि मोदी खाड़ी देशों और ईरान के साथ भी लगातार संपर्क में है। मोदी की ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री तक से बात हुई। तो क्या ट्रंप चाहते हैं कि मोदी ईरान से जंग खत्म करने में दखल दें? मोदी ने बताया कि उन्हें खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने फोन किया और हमने जंग के हालात पर विस्तार से बात की है, कैसे जंग की वजह से ग्लोबल पावर और तेल सप्लाई पर असर पड़ा है। मोदी ने कहा भारत मिडिल ईस्ट में शांति का समर्थन करता है, मतलब वो बातचीत के जरिए जंग खत्म करने के पक्ष में है। कहा शांति स्थिरता के लिए भारत अमेरिका सहमत है। हम दोनों ये मानते हैं कि हॉर्मूज स्ट्रेट खोला जाना चाहिए। सुनिए जरा, पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनार साहब बता रहे हैं कि आखिर आगे क्या होने वाला है। भारत ने कूटनीति की दृष्टि से कैसी शख्सियत और ताकत दिखाई है। अब चाहते हैं जो उनका सपोर्ट मिले, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री एक ऐसे मेरे विचार से नेता हैं जो कि जिन्होंने की ईरान के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट पेजेश्कियान से बात की है, मसूद पेजेश्कियान से, और इजराइल के प्रधानमंत्री से दो बारी बात की, और हर एक जो भी है खाड़ी के देश हैं उनके सबके जो शीर्ष नेता हैं, चाहे वो यूएई के प्रेसिडेंट हों मोहम्मद अल नहयान, या फिर अमीर हो कतार के, या सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस MBS, इजिप्ट के प्रेसिडेंट, यहां तक कि दूर दूर तक जो देश हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति से, मलेशिया के प्रधानमंत्री से, सबसे उन्होंने बात की है जो यहां पर शांति कैसे स्थापित की जाए। युद्ध से किसी बात का हल नहीं निकलता है। अब बड़ी चीज देखिए क्या है कि जंग ट्रंप कह रहे हैं बेशक कि 5 दिन के लिए रोक दिए, लेकिन दूसरी तरफ ईरान अटैक कर रहा है। ईरान इजराइल पर टारगेट कर रहा है। ये ईरान की दागी गई इजराइल पर मिसाइल है। बहुत सी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जब ईरानी मिसाइल दागी तो गई, लेकिन इजराइल उन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, उनका डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कैसे इजराइल ने कोशिश की मिसाइलों को रोकने की। दूसरी तरफ देखिए तेल अवीव में जो मिसाइलें इंटरसेप्ट नहीं हुई वो गिरती हैं, उसके बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। तेल अवीव में जगह जगह अटैक के बाद की तस्वीर। אז התקרב שלא התפוצצו מכוניות. העדף. और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि जंग ये लंबी चलेगी। पीएम मोदी ने बताया इस संकट के वक्त हमारी तैयारी क्या है। ये संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है। कोरोना के महासंकट में जरूरी चीजों की आपूर्ति टीम इंडिया के प्रयासों से ही सुनिश्चित हो पाई थी। अब देखिए जरा पीएम मोदी क्या कह रहे हैं। कोरोना की तरह परीक्षा की घड़ी है, जंग का असर लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेगा। हमें टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करना होगा। कोरोना में एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना किया था हमने। केंद्र राज्य मिलकर धैर्य और संयम के साथ तैयारी करें। कोरोना के समय विशेषज्ञ अधिकारियों के खास ग्रुप बने थे। इस बार भी ऐसे 7 खास सशक्त ग्रुप समूह बनाए गए जो देश में तेल, गैस और खाद की जरूरत सप्लाई देखेंगे। ये महंगाई और अफवाह रोकने के लिए भी एक्शन लेंगे। अफवाह और जमाखोरों पर अंकुश। ऐसे संकट में गरीबों और श्रमिकों पर बुरा असर पड़ता है। उन्हें पीएम गरीब अन्न कल्याण योजना का लाभ मिलता रहे। 80 करोड़ लोगों को इससे हर महीने 5 किलो अनाज मिलता है। हर राज्य सरकारों से आग्रह है कि इसके लिए विशेष इंतजाम करें। राज्य सरकारें तय करें कि जरूरी चीजों की सप्लाई होती रहे। कालाबाजारी करने वाले और जमाखोरी पर कड़ा एक्शन हो। देश की विकास गति तेज बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। आने वाले बुआई के सीजन में किसानों को खाद मिलती रहे।
आत्मनिर्भरता जरूरी है। सरकार विदेशी निर्भरता कम करने पर काम कर रही है, क्योंकि ज्यादातर ग्लोबल व्यापार जहाजों पर निर्भर है। हथियार और जीवन रक्षक दवाओं में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। तकनीक, रेयर अर्थ मिनरल और भी विदेशी निर्भरता कम कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में देश की रिफाइनिंग क्षमता बढ़ी है। एलपीजी, पीएनजी और घरेलू गैसों का उत्पादन भी बढ़ा है। सौर ऊर्जा जैसे दूसरे विकल्पों पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। संवाद से समाधान, शांति के लिए एकजुट आवाज जरूरी है और भारत कई देशों से लगातार संपर्क में है। हॉर्मूज ग्लोबल व्यापार के सबसे बड़े रूट में से एक है, इसलिए हॉर्मूज स्ट्रेट को खुला रखना जरूरी है। भारत मानता है कि संकट का समाधान बातचीत से संभव है। कूटनीति और संवाद से हमारे तेल, गैस के कई जहाज आए हैं। दोनों पक्षों से भी जल्द जंग रोकने और बातचीत की अपील करते हैं। सुनिए जरा, प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में 21 मिनट का भाषण दिया। क्या कहा, उसका अंश सुनिए। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट में दुनिया के अनेक जहाज फंसे हैं। उनमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय क्रू मेंबर्स हैं। ये भी भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसी विकट परिस्थिति में आवश्यक है कि भारत की संसद के इस उच्च सदन से शांति और संवाद की एकजुट आवाज पूरे विश्व में जाए। वर्तमान संकट ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया है। हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं और सरकार पल पल बदलते हालात पर नजर रखे हुए है। पीएम मोदी कह रहे हैं हमारी पूरी तैयारी है और हमारी सीधी और सटीक नजर है, लेकिन विपक्ष और विरोधी सवाल उठा रहे हैं, हालात पर चिंता जता रहे हैं। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी? राहुल कह रहे हैं विदेश नीति पीएम मोदी की निजी पॉलिसी बन गई है और इसकी वजह से उनकी जगहसाई हो रही है। मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नियंत्रण है मोदी पर। अमेरिका और इजराइल जो कहेगा पीएम मोदी वही कहेंगे। गिरिराज सिंह कह रहे हैं देश में एलपीजी नहीं, एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन की समस्या है। राहुल गांधी अबोध बालक हैं। कोरोना काल में लोगों में भ्रम फैलाया और भड़काया। भारत की जनता मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा करती है। भारत में कहीं भी तेल के दाम नहीं बढ़े हैं, बस हिमाचल ने तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं। अखिलेश कह रहे हैं बीजेपी लाल टोपी और लाल सिलेंडर से घबराती है, कहीं रोटी का साइज ना छोटा कर दें। विश्व गुरु होते तो यह युद्ध नहीं होता। आपकी विदेश नीति भी विदेश ही तय कर रहा है। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कुछ लोग इस सदन में -CCC के साथ आते हैं, न सिविक सेंस, न कॉमन सेंस और न ही कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस। ये फोमो गांधी हैं, इन्हें डर रहता है कि कहीं वो सुर्खियों से बाहर ना हो जाएं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं पीएम की चुप्पी की सजा जनता भुगत रही है। मोदी युद्ध से पैदा हुए संकट को संभालने में नाकाम रहे। रोजी रोटी छिन गई और रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर को छू रहा है। चिराग पासवान कह रहे हैं हर बात में कमी निकालना विपक्ष की आदत हो गई है। पूरी दुनिया में संकट है, तब भी विपक्ष राजनीति में लगा हुआ है। मोदी जी ने जैसे 11 साल से देश को एकजुट रखा है, वैसे ही इस परेशानी में भी वो सबको एकजुट रखेंगे। सुनिए जरा सियासतदानों को वो क्या कह रहे हैं। नहीं, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी। यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। पोजीशन क्या है? कोई पोजीशन ही नहीं है। आपने स्ट्रक्चरल गलती कर दी है, आपने पूरा ढांचा उड़ा दिया है। ठीक है, अब उसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं, उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कर ही नहीं सकते। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे। दुर्भाग्य है इस देश का, उनको तो तारीफ करनी चाहिए प्रधानमंत्री के इस रवैये का कि जब तक हम उनको सहूलियत दे सकते हैं, और स्टॉक भी बता दिया कि हमारे पास क्या स्टॉक है,
देश में एलपीजी की भी समस्या नहीं, देश का एक ही समस्या है, एलओपी की समस्या। युद्ध ना हो, नुकसान सबका है। और अब जो परिस्थितियां बनी हैं, भारत को एक मौका और मिला था फिर, जहां विश्व गुरु बन करके दिखता। अगर ये विश्व गुरु बनने का मौका खोया है तो भारत सरकार इसका जवाब दे। हमें सोचना चाहिए कि हम कहते थे हम विश्व गुरु हैं, हम कहते थे कि हम ही सब पीस मेकर हैं, चाहे यूक्रेन का जंग हो, और हम आज ये स्थिति है। नेता प्रतिपक्ष पूरे संपूर्ण विपक्ष का नेता होता है, उसके बाद भी सदन में न उपस्थित रहना, और संकट तो पश्चिम एशिया का आज भी बरकरार है। तो आज तो उनको खुद इससे पहले कहना चाहिए कि इसका भारत को कोई तो है, मतलब दुनिया का संकट है पश्चिम एशिया का। उनको तो ये कहना चाहिए कि भारत इस समय एकजुट है भारत के लिए। अब देखिए जरा भारत की क्या तैयारी है। विपक्ष का काम है कि आलोचना और निंदा करना और सवाल उठाना, वो कर रहे हैं, लेकिन भारत अपने स्तर पर क्या कर रहा है कि ये तस्वीर देखिए। जो शुरू में मैंने आपको दिखाया कि भारत के ऑयल और गैस के जो वेसल और टैंकर हैं वो आ रहे हैं, उसी की एक तस्वीर ये है। अब देखिए कितना तेल आ गया है। भारत आ रहे जहाजों का नाम जगवसंत और पाइन गैस है। ये दोनों ही जहाज हॉर्मूज स्ट्रेट से निकल कर आ रहे हैं। जगवसंत और पाइन गैस दोनों भारतीय एलपीजी टैंकर हैं, यानी गैस ला रहे हैं आपके लिए, जिनमें कुल 92,612 मीट्रिक टन एलपीजी लदा हुआ है, जिससे करीब 65,21,000 घरेलू सिलेंडर भरे जा सकेंगे। जगवसंत पर 33 और पाइन गैस पर 27 भारतीय नाविक हैं। जहाजों ने क्रू और गैस के साथ हॉर्मूज को सुरक्षित पार कर लिया है। इनके 26 से 28 मार्च के बीच भारतीय बंदरगाह पर आने की उम्मीद है। उधर हॉर्मूज स्ट्रेट में 22 भारतीय जहाज अभी भी फंसे हैं, जिनमें से 6 जहाजों पर 3 लाख मीट्रिक टन एलपीजी लदी हुई है। पहले अमेरिका, रूस, यूएई, कतर से तेल गैस लेकर जहाज आ चुके हैं, क्योंकि मोदी सरकार कई देशों से तेल गैस सप्लाई चाहती है। ईरान युद्ध के चलते खाड़ी देशों से सप्लाई फिलहाल मुश्किल थी, इसलिए लाल सागर और स्वेज नहर के जरिए जहाज लाए गए। भारत 27 नहीं 41 देशों से तेल गैस आयात कर रहा है। यह जानकारी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में दी है। देश में घरेलू गैस उत्पादन 25 से 40% तक बढ़ गई है। पीएम मोदी ने कहा, हमारे पास 53 लाख मीट्रिक टन पेट्रोलियम भंडार है, इसे बढ़ाकर हम 65 लाख मीट्रिक टन करने का काम कर रहे हैं। अब आपको बताऊं, ये जो वेसल आ रहे हैं, तेल और गैस के जहाज आ रहे हैं, इनके साथ साथ हमारे वॉरशिप यानी युद्धपोत वहां भारत ने पहले से तैनात कर दिए। ये आप देख रहे हैं, ये जो पाइन गैस शिप आ रहा है, पीछे आपको नजर आ रहा है दूर, ये भारतीय वॉरशिप है। इनकी सुरक्षा के लिए, इनकी निगरानी के लिए दूर पीछे आपको वॉरशिप नजर आ रहा है। भारत ने काफी दिन पहले इन्हें वहां भेज दिया था। ये आप देख रहे हैं, ऐसे वॉरशिप पहले ही भारत ने तैनात कर दिए। इन जहाजों को भारतीय नेवी के वॉरशिप सुरक्षा दे रहे हैं। जंग के बीच हॉर्मूज स्ट्रेट के पास भारत के 2 वॉरशिप तैनात हैं। हॉर्मूज के आसपास ये युद्धपोत इलाके की निगरानी कर रहे हैं। जो फंसे भारतीय जहाज हैं उन्हें सुरक्षा और उन्हें कवर दे रहे हैं। ऑपरेशन संकल्प के तहत नेवी जहाजों को कवर दे रही है। भारतीय नौसेना पहले भी अपने जहाजों को इस तरह सुरक्षा दे चुकी है। जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के लिए 2 टास्क फोर्स गठित किए गए। कई मंत्रालयों के तालमेल से चल रहा ऑपरेशन संकल्प अब तक 3 भारतीय जहाज सुरक्षित यहां से निकाले गए हैं। करीब 22 भारतीय जहाज अब भी इलाके में मौजूद हैं। नौसेना इनकी सुरक्षा की भी तैयारी कर रही है। समुद्र में लगातार निगरानी रखी जा रही है। इन भारतीय वॉरशिप पर मार्कोस कमांडो मौजूद है। मार्कोस कमांडो भारतीय नौसेना की एक विशेष ऑपरेशन फोर्स यूनिट है और इनकी ट्रेनिंग बेहद मुश्किल होती है। 1000 जवानों में 1 जवानी मार्कोस कमांडो बन पाता है। ये जल, थल और नभ तीनों में दुश्मन से लोहा ले सकते हैं। ओमान की खाड़ी में आईएनएस सूरत भी तैनात है। ये भारतीय नौसेना के सबसे आधुनिक युद्धपोतों में से एक है। ये जहाज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और ब्रह्मोस से लैस है। इसमें लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी लगी हुई हैं। सुनिए जरा,
भारत की क्या तैयारी है, उस पर ज्वाइंट सेक्रेटरी क्या कह रहे हैं। 2 भारतीय फ्लैग वाले एलपीजी कैरियर्स पाइन गैस और जग वसंत, इन 2 लोडेड हैं, एलपीजी लोडेड है इन दोनों पे। इन दोनों जहाज़ों ने सेफली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार किया और ये भारत की तरफ अग्रसर हैं। पाइन गैस में 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी है और वो न्यू मैंगलोर पोर्ट पे अराइवल उसका ड्यू है और वो अराइवल 27 मार्च को संभावित है, 27 मार्च की प्रातः संभावित है। वहीं दूसरी एलपीजी कैरियर वेसल जग वसंत है, जिसमें करीब 47,600 मीट्रिक टन एलपीजी है और वो कांडला की ओर जा रहा है। उसका नेक्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल कांडला होगा और उसकी अनुमानित आगमन तिथि 26 मार्च है। सफिशिएंट स्टॉक्स अवेलेबल हैं, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त आपूर्ति हो रही है। एलपीजी सिलेंडर भी सभी घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। पीएनजी कनेक्शन डोमेस्टिक में 100 पीएनजी की सप्लाई डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए 100% है विदाउट एनी कट। सो इस स्थिति में कृपया पैनिक न हो और अफवाहों पर विश्वास न करें। अब आपने देख लिया भारत की तैयारी क्या है। अब दूसरी तरफ बड़ी चीज यह है कि आखिर अभी भी दुबई में जो अटैक हो रहे हैं या अटैक हुए उसके बाद पूरी दुनिया प्रभावित है। दुबई में सबसे ज्यादा असर पड़ा है दुबई की प्रॉपर्टी पर, घरों पर। घरों की कीमतें कम हो गई हैं दुबई में। जैसा मैंने आपको बताया कि असर पूरी दुनिया पर पड़ा है, तो देखिए यूएई में क्या असर हुआ। मिडिल ईस्ट की जंग का असर दुबई के रियल एस्टेट कारोबार पर हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में प्रॉपर्टी की बिक्री 44% घट गई। यह गिरावट उस यूएस इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद दर्ज की गई है। दुबई में 28 फरवरी से 22 मार्च तक 8,000 प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई है, जो कि सामान्य तौर पर होने वाली रजिस्ट्री से बहुत कम बताई जा रही है। एक्सपर्ट मानते हैं कि युद्ध की वजह से निवेशकों को डर सता रहा है। साथ ही अभी देश में एयरपोर्ट पर आवाजाही भी बहुत कम है, तो माना जा रहा है कि प्रॉपर्टी के खरीदार यहां आ नहीं पा रहे हैं, इसका भी असर है। हालांकि दुबई की छोटी प्रॉपर्टी के दाम लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए होते हैं, जो कि 47 से 50,000 रुपए प्रति वर्ग फुट के आसपास पड़ता है। इस हिसाब से 1,000 वर्ग फुट का एरिया करीब 5 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। बिक्री में गिरावट से अब कीमतों में 4 से 5% तक गिरावट दिख रही है और अलग अलग जगहों के हिसाब से प्रॉपर्टी की कीमत अलग अलग हो सकती है। फिलहाल यूएस इजराइल ईरान संघर्ष की वजह से दुबई में प्रॉपर्टी के दाम थोड़े कम हो गए। तो ये जरा हमारी सहयोगी की रिपोर्ट तेजश्री जो दुबई में है वो बता रही हैं, सुनिए। इस वक्त यदि हम मार्केट की बात करें, रियल एस्टेट की बात करें, तो क्या हालात है? तो रियल एस्टेट में जिस तरह से एक अफवाह आ रही है कि मार्केट बहुत डाउन हुआ है और उसी को चलते हमें इंडिया से, चाइना, रशिया से काफ़ी बायर जो है वो कांटेक्ट कर रहे हैं, उनको यहाँ खरीदना है, लेकिन वो डिस्ट्रेस डील ढूंढ रहे हैं। लेकिन दुबई में अभी कोई भी बेचना नहीं चाह रहा है। सो देर इज़ नो सेलिंग हैपनिंग, देर आर नो सेलर्स इन द मार्केट, बट देर आर मेनी बायर्स हु आर आस्किंग फॉर द डिस्काउंटेड, क्योंकि अभी दाम कम है, दाम कम होगा ऐसा एक्सपेक्टेड है। लेकिन लोग अभी भी उस सिचुएशन में नहीं, किसी को यहाँ बेचना नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस है मार्केट के ऊपर। कुछ महीनों में मार्केट, तो कल आपने नहीं सुना और आज नहीं सुना कि मिडिल ईस्ट पर अटैक हुआ हो। ट्रंप ने 5 दिन के लिए जंग रोकी है, क्या ये उसका असर है? एक तस्वीर आपको दिखाऊं, अमेरिकी ड्रोन मार गिराने का दावा किया गया है। ये अमेरिकी ड्रोन है। अब चारों तरफ एक सवाल उठ रहा है कि आखिर ट्रंप ने ये जंग रोकी क्यों है? ये क्यों कहा 5 दिन हम अटैक नहीं करेंगे? इसके पीछे ट्रंप के दिमाग में क्या है? पहली वजह, फौज को फंड की कमी। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने 19 लाख करोड़ रुपए का बजट मांगा, क्योंकि जंग से हर दिन करीब 13,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। संसद में ट्रंप की पार्टी ही इस बजट का विरोध में। बढ़ती महंगाई के बीच नए बजट का विरोध हो रहा है। एक और वजह, ईरान के टारगेट पर खाड़ी के वाटर प्लांट है। खाड़ी देशों में जमीन के अंदर पानी कम और तेल ज्यादा होता है। सऊदी, कुवैत और यूएई जैसे देश समंदर पर निर्भर करते हैं।
70% से ज्यादा पानी डीसैलिनेशन प्लांट से शुद्ध होता है। ईरान के टारगेट पर मिडिल ईस्ट के सारे ऐसे वाटर प्लांट हैं। तो क्या खाड़ी देशों ने ट्रंप पर हमले रोकने का दबाव डाला है कि अगर ईरान ने प्लांट फोड़ दिए तो हमें 90% पानी नहीं मिलेगा? एक और वजह, हॉर्मूज पर बढ़ता दबाव। हॉर्मूज स्ट्रेट से मिडिल ईस्ट के देशों का कच्चा तेल गुजरता है। ईरान पर हमले से सबसे ज्यादा नुकसान मिडिल ईस्ट देशों का हो रहा है। अमेरिका मिडिल ईस्ट के बेस से ही ज्यादा हमले कर रहा था। हॉर्मूज बंद होने से मिडिल ईस्ट का नुकसान और ट्रंप पर दबाव बढ़ा। एक और वजह, बाजार में कोहराम। तेल गैस सप्लाई ठप होने से अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। अकेले अमेरिका को 4.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। एयरलाइंस कंपनियों का बाजार मूल्य 45 लाख करोड़ गिर गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 85 देशों में तेल के दाम बढ़ गए। दुनिया भर के शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है। अकेले अमेरिकी बाजार को 260 लाख करोड़ का घाटा हुआ है। नेटो की ट्रंप को नो। ट्रंप ने नेटो और यूरोपीय देशों से कई बार मदद मांगी कि भाई मदद करो। हॉर्मूज खुलवाने के लिए वॉरशिप भेजने तक की अपील कर दी, लेकिन कोई देश ईरान से जंग में सीधे उतरने नहीं आया। जर्मनी, इटली, तुर्की ने सिर्फ बयानों में ट्रंप का साथ दिया। तो क्या अकेले पड़ने की वजह से ट्रंप ने यू टर्न लिया है? एक और वजह है, अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन, मध्य अवधि चुनाव। नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होंगे। जंग के बाद ट्रंप की रेटिंग 12% कम हो गई। मतलब अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता घटी है। मिड टर्म चुनाव में हारे तो ट्रंप की कुर्सी खतरे में होगी। विपक्ष तब ट्रंप के टैरिफ जैसे फैसलों को चुनौती देगा। कुर्सी से हटाने के लिए महाभियोग भी ला सकता है। और एक और वजह, ईरान का परमाणु केंद्र पर हमला। इजराइल के 2 परमाणु केंद्र डिमोना और अरद पर हमला हुआ। सुरक्षित परमाणु ठिकानों पर भी ईरान ने मिसाइल दागी। इससे इजराइल और अमेरिका दोनों बैकफुट पर आ गए। क्या यह वजह है जिसकी वजह ट्रंप जंग से पीछे हटना चाह रहे हैं? सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब को समझना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बाज़ दफ़ा वो जो कहते हैं वो उस पर घूम के दोबारा भी आ जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक व्यापारी हैं, तो वो हर चीज़ को डील की तरह देखते हैं। वो देखते हैं कि डील बनी कि नहीं बनी, पर अनफॉर्चुनेटली कूटनीति में डील हर दफ़ा कामयाब नहीं होती। तो अब देखना यह है कि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ये समय ख़रीद रहे हैं ताकि उनके जो फोर्सेस हैं, जो उनकी मरीन्स हैं, वो आ सकें, या वो सही मायने में चाहते हैं कि इसका समाधान निकले। पर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का अकेले का डिसीजन नहीं, क्योंकि इसमें इजराइल भी इन्वॉल्व है। और बात यह है कि इजराइल चाहता है कि नहीं, इजराइल को डोनाल्ड ट्रंप साहब संभाल पाएंगे कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल रहेगा। तो रही अब आपको बताऊं, ट्रंप ने कहा 5 दिन वो अटैक नहीं करेंगे। इसका सीधा असर कहां हुआ? सीधा असर बाजार पर हुआ, मार्केट पर। सारे बाजार खिल उठे। देखिए अमेरिकी बाजार, जब ट्रंप ने वहां के सुबह 7 बजे जंग पर ब्रेक दिया, कहा ईरान से सकारात्मक बातचीत हुई है, 5 दिन हमले नहीं होंगे। बयान की खबर आते ही अमेरिकी शेयर बाजार रॉकेट बन गया। महज 6 मिनट के भीतर S&P 500 इंडेक्स 240 अंक उछल गया। इस तेजी से बाजार का कुल मार्केट कैप $2 ट्रिलियन बढ़ गया। लेकिन ईरान ने खंडन किया तो मार्केट कैप $1 ट्रिलियन घट गया। यानी वॉल स्ट्रीट पर 1 घंटे में $3 ट्रिलियन की भारी उथल पुथल आई। भारतीय रुपए में देखें तो करीब 280 लाख करोड़ रुपए का खेल हुआ। अमेरिकी डाउ जोन्स 631 अंक चढ़कर 46,208 के स्तर पर बंद हुआ। टेक बेस इंडेक्स नेस्डैक कंपोजिट 1.38% चढ़कर 21,946 पर बंद हुआ। दूसरी तरफ जापान का मार्केट देखिए जरा। ट्रंप के ऐलान के बाद बाजार पर असर। ट्रंप के बयान के बाद जापानी शेयर मार्केट में भी बढ़ोतरी हो गई। निक्की 225 इंडेक्स करीब 1.43% बढ़कर बंद हुआ। यह 736 पॉइंट बढ़कर 52,252 के स्तर तक पहुंच गया। चीन का बाजार देखिए। चीनी मार्केट ने भी ट्रंप के बयान पर सकारात्मक रुख अपनाया। शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1.78% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। मंगलवार को चीनी मार्केट 68 पॉइंट बढ़कर 3,881 पर बंद हुआ। हांगकांग का मार्केट 2.79 के साथ 681 पॉइंट बढ़ गया फौरन। HK50 इंडेक्स 24,859 अंकों के साथ बंद हुआ है। साउथ कोरिया का मार्केट देखिए। यहां कोस्पी इंडेक्स 2.74% बढ़कर
5,553 पर बंद हुआ, यानी सारे बाजार बल्ले बल्ले कर रहे थे। भारतीय बाजार देखिए, मंगलमय रिकवरी हुई भारतीय बाजार में। इसके बाद सेंसेक्स 1372 अंक चढ़कर 74,068 पर बंद हुआ। इतना ही नहीं, निफ्टी में 400 अंकों की तेजी दर्ज की गई। डॉलर के मुकाबले रुपया 34 पैसे मजबूत होकर 93.64 पर आ गया। सर्राफा मार्केट में सोना 79 रुपए ही गिरा, सिर्फ 1,39,181 हो गया। वहीं चांदी 2000 बढ़ गया, 2,23,000 रुपए प्रति किलो बिका। सुनिए जरा मार्केट एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं। जब तक क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे नहीं आता तब तक नई तेजी होना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। जहां तक और वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे जो भी असम्पशंस होते हैं मैक्रो नंबर्स के रिगार्डिंग के आने वाले दिनों में या जीडीपी ग्रोथ है या कॉर्पोरेट टॉप लाइन अर्निंग्स हैं, ये सारी चीजें दे वर बेस्ड ऑन वन थिंग के एंड वन असम्पशन दैट जो क्रूड ऑयल प्राइस है वो 65-70 के रेंज में रहेगा, 75 के फॉर नियर एंड मिड टर्म। बट अब जो 110 पहुंच गया था, अभी 112-15 कल था, आज 100-104 चल रहा है, जो भी है वो अभी भी एलिवेटेड लेवल पे है। और एनर्जी सिचुएशन अभी तक इम्प्रूव नहीं हुई है क्योंकि टॉक्स अच्छी चल रही है। हालांकि ईरान ने डिनाई किया है, इजराइल कुछ और बोल रहा है, तो देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड कन्फ्लिक्टिंग न्यूज आ रहे हैं। सो बेसिकली नाउ इन्वेस्टर्स फील कि शायद जो वी आर क्लोज टू एंड ऑफ द टनल। ट्रम्प कह रहे हैं 5 दिन हमले नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं उनकी ईरान से बात हो गई, लेकिन ईरान में किससे बात हो गई? मुश्तबा तो रूस में है, ऐसा दावा है। तो ट्रंप ने किससे बात की? एक चेहरा जिससे मिलवाने जा रहा हूं आपको। ट्रंप ने बात की है गालिबफ से। गालिबफ ये है, कौन है ये गालिबफ और क्या इन्होंने वाकई ट्रंप से बात की है? ये खुद क्या कह रहे हैं या ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? दावा है ट्रंप ईरान के एक महत्वाकांक्षी नेता पर दांव लगा रहे हैं। वो नेता है ईरानी संसद के स्पीकर बी गालिबफ। बी गालिबफ अमेरिकी मीडिया एक्सियोस ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि अमेरिकी हित साधने गालिबफ को भरोसे में लिया जा रहा है और उनसे बात करने ट्रंप अपने उपराष्ट्रपति को भेजने को तैयार हो गए। दावा है गालिबफ को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाना चाहते हैं ट्रंप। अंदर खाने गालिबफ से ही ट्रंप प्रशासन बातचीत कर रहा है कौन ये गालिबफ? गालिबफ को ईरान का कट्टरपंथी नेता माना जाता है। 2020 से ईरानी संसद के अध्यक्ष पद पर काबिज है। उन्हें अली खामनेई का विश्वास पात्र माना जाता था। वो ईरान के प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों में से एक हैं जिनका करियर सैन्य सुरक्षा और राजनीतिक रहा है। गालिबफ सुप्रीम लीडर की फोर्स IRGC के पूर्व कमांडर हैं। 1961 में जन्मे गालिबफ ईरान इराक युद्ध में शामिल रहे। 1979 की क्रांति के बाद गालिबफ बाजिस फोर्स में शामिल हो गए। उन्हें तेजी से पदोन्नति मिली और वो 3 साल में जनरल बन गए। फिर सैन्य पायलट बनकर IRGC की वायुसेना के प्रमुख बने। 1999 में छात्र प्रदर्शनों को कुचलने वाले उन कमांडरों में एक थे, कमांडर्स में, जिन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति को सख्त एक्शन के लिए कहा था। खमनेई ने ही गालिबफ को राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख बनाया था। IRGC फोर्स से निकलकर सियासत में आए, तेहरान के मेयर बने। 2005, 2013, 2024 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ा, लेकिन तीनों हार गए। 2020 में संसद के अध्यक्ष बने और 6 सालों से पद पर काबिज हैं। हालांकि इन्होंने अमेरिका से बातचीत का दावा खारिज कर दिया है। कहा तेल बाजार में जोड़तोड़ के लिए अमेरिका फर्जी खबरें फैला रहा है। अब सवाल यह है, ट्रंप कुछ और कह रहे हैं, ईरान कुछ और कह रहा है। जिससे बात का दावा है वो भी कह रहा है मुझसे बात नहीं हुई, तो सच कौन बोल रहा है? सुनिए ट्रंप को। राष्ट्रपति एक शीर्ष व्यक्ति हैं, ये मत भूलिए। हमने ईरानी नेतृत्व को पूरी तरह मिटा दिया है। पहला चरण, दूसरा चरण और लगभग तीसरा चरण। लेकिन हम एक ऐसे व्यक्ति से निपट रहे हैं जो मुझे लगता है कि ईरान में सबसे ज्यादा सम्मानित नेता है। आप जानते हैं ये थोड़ा मुश्किल है। हमने सबको मिटा दिया है। अब ईरान में कोई बड़ा नेता या कोई सर्वोच्च नेता नहीं है। किसी ने भी दूसरे सर्वोच्च नेता के बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन हमने सुना है। हमें नहीं पता कि वो जीवित है या नहीं, लेकिन जो लोग इसे चला रहे हैं वो वास्तव में सच पर यकीन करते हैं। उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि उनकी हत्या हो जाए। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि उनकी हत्या हो जाए। कोई भी इस वक्त ईरान का मुखिया बनने के लिए उत्सुक नहीं है, लेकिन शायद हम उस समस्या का समाधान निकाल सकें। अब देखिए, ट्रंप एक तरफ कह रहे थे मैं अटैक नहीं करूंगा, हमला नहीं करूंगा, लेकिन नेतन्याहू मिसाइल दाग रहे थे। नेतन्याहू एक तरफ नहीं, ईरान के साथ साथ लेबनान पर भी अटैक कर रहे थे। ये रात में भीषण हमला लेबनान पर है।
नेतन्याहू ने गैस स्टेशन पर अटैक किया। ये देखिए बड़ा गड्ढा आपको दिख रहा है, यहीं आकर मिसाइल गिरी है, जिसके बाद कई फीट गहरा गड्ढा हो गया। दूसरी तरफ लेबनान से हिजबुल्लाह भी अटैक कर रहा है। यह हिजबुल्लाह की मिसाइल है और ये मिसाइलें उसने इजराइल पर दागी। और इसके दूसरी तरफ इजरायली सेना अटैक कर रही है। ये लेबनान पर अटैक है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रही है और ग्राउंड ऑपरेशन भी कर रही है। एक और अटैक किया इजराइल ने, ये देख रहे हैं की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। गाड़ी जा रही थी, वहीं धमाका हुआ। अब सवाल यह है, अमेरिका क्या जंग से पीछे हटने की कोशिश कर रहा है कि वो जंग से पीछे हट जाए और यह लड़ाई ईरान बनाम इजराइल रह जाए? क्या ऐसी तैयारी है? तेहरान की तस्वीर देखिए। अमेरिका जंग से पीछे हटेगा तो अमेरिका का फायदा यह होगा कि जो हमले अमेरिकी बेस में मुस्लिम देशों पर हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे और फिर ईरान बनाम इजराइल की लड़ाई होगी। क्या अमेरिका ये चाहता है? ये तेहरान की तस्वीरें देखिए। इजरायली हमले के बाद इमारत ध्वस्त हो गई और बच्चे का रेस्क्यू किया जा रहा है। तो आखिर नेतन्याहू का प्लान क्या है? अमेरिका भले ही ईरान के खिलाफ हमलों में नरमी बरते, लेकिन इजराइल हर हाल में हमले रोकने को राजी नहीं है। इसका खुलासा इजराइल के प्रधानमंत्री ने खुद कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा, हमने ईरान लेबनान में हमले जारी रखे हैं और रखेंगे, यानी ट्रंप के युद्ध विराम वाले प्लान को इजराइल नहीं मानेगा। मगर इसके पीछे भी नेतन्याहू ने ट्रंप को ही आगे कर दिया है। कहा, मैंने समझौते के बारे में ट्रंप से बातचीत कर ली है। अमेरिका और इजराइल ने जो सैन्य कामयाबी हासिल की है उसी को समझौते में बदलेंगे जिससे हमारे हितों की रक्षा हो सके। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान और हिजबुल्लाह को निशाना बनाएंगे। ऐसे में इजराइल ने ईरान में कई जगह ऊर्जा ढांचे पर बमबारी की। ईरान के इस्फहान में गैस प्लांट और कंट्रोल स्टेशन पर हमला किया गया। खुर्रम शहर के पावर प्लांट और गैस पाइपलाइन पर भी हमला हुआ। इजराइल ने कहा कि उसने करीब 50 ठिकानों को टारगेट किया है, जिनमें हथियार रखने की जगह और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। बैलिस्टिक मिसाइल ठिकाने और कई सरकारी इमारतें हैं। इजरायली सेना ने कहा कि अभी हजारों टारगेट बाकी हैं, युद्ध कई हफ्ते चल सकता है। पलटवार में ईरान ने 24 घंटे में इजराइल पर 7 अलग अलग मिसाइल अटैक किए हैं। सुनिए जरा इजरायली पीएम नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। इजराइल ईरान पर हमले जारी रखेगा। सुबह मैंने अपने मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात की। राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि इजरायली सेना और अमेरिकी सेना की महान उपलब्धियों का लाभ उठाकर एक समझौते के माध्यम से युद्ध के लक्ष्यों को प्राप्त करने का अवसर है। एक ऐसा समझौता जो हमारे महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करेगा। ऐसे में हम ईरान और लेबनान दोनों पर हमले जारी रखे हुए हैं। हम मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर रहे हैं और हिजबुल्लाह पर लगातार हमले कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले हमने 2 और परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराया और हमारा हाथ अभी भी फैला हुआ है। हम किसी भी समझौते में अपने महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करेंगे। और जंग के बीच एक और हिला देने वाली खबर आई और वो अमेरिका से आई। अमेरिका में धमाका हो गया। चारों तरफ हड़कंप मच गया कि आखिर अमेरिका में रिफाइनरी में धमाका हुआ। अमेरिकी तेल रिफाइनरी ब्लास्ट के बाद अमेरिकी तेल रिफाइनरी में ब्लास्ट। जंग के बीच अमेरिका की रिफाइनरी में धमाका हुआ। जोरदार धमाके के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। यह धमाका और आग टेक्सास के ऑयल रिफाइनरी में हुई। टेक्सास की रिफाइनरी अमेरिका के सबसे बड़े ऑयल सेंटर में से एक है। यह रिफाइनरी रोज करीब
4,35,000 बैरल कच्चे तेल को प्रोसेस करती है। पहले तो शक हुआ कि कहीं ईरान या उसके प्रॉक्सी ने हमला तो नहीं किया, लेकिन बाद में सामने आया कि रिफाइनरी में तकनीकी दिक्कत से धमाका हुआ है। खतरे को देखते हुए इलाके में इमरजेंसी लॉकडाउन लगाया गया है। मतलब रिफाइनरी का काम रोका गया और लोगों को शिफ्ट किया गया। जंग की वजह से अमेरिका में भी तेल गैस की कीमतें करीब 30% बढ़ी हैं और अब एक बड़ी रिफाइनरी में काम रुकने से दिक्कत और बढ़ सकती है। अमेरिकी अधिकारी टेक्सास में हुए धमाके की वजह पता लगाने में जुटे हैं और इस कोशिश में हैं कि कैसे रिफाइनरी का काम फिर से शुरू हो सके। लेकिन दुनिया में जो जंग की तस्वीरें आ रही हैं, एक और तानाशाह है जो कह रहा है उसने बहुत अच्छा काम किया कि उसने परमाणु बम बना लिया बहुत पहले, इसलिए वो जंग से बचा हुआ है। किम जोंग उन पिछले दिनों मिसाइल टेस्ट किया। किम जोंग उन के पास भी परमाणु ताकत है, परमाणु हथियार है। अब देखिए जरा ईरान अमेरिका की जंग के बीच किम जोंग ने बड़ा बयान दिया। किम जोंग उन ने कहा है कि परमाणु हथियार रखने का फैसला उनका सही था। ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमले ने उन्हें सच साबित कर दिया है। युद्ध में जीत मजबूत ताकत से ही तय होती है। सिर्फ मजबूत सैन्य ताकत ही किसी देश को सुरक्षित रख सकती है। तानाशाह ने सोमवार को संसद में अपने लंबे भाषण के दौरान यह बयान दिया। अपने भाषण में किम ने दक्षिण कोरिया के प्रति सख्त रुख दोहराया है और कहा कि परमाणु ताकत को और मजबूत करेंगे ताकि अमेरिका को रोक सकें। किम जोंग उन का यह भाषण लिखित रूप में जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि 2019 में ट्रंप के साथ बातचीत टूटने के बाद परमाणु हथियार बढ़ाने का फैसला उनका सबसे सही कदम था। किम ने कहा कि अब वो यूएस के खिलाफ मोर्चे में और सक्रिय भूमिका निभाएंगे। हालांकि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सीधे नाम नहीं लिया। किम जोंग उन ने साफ किया कि वो हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। सुनिए जरा किम जोंग उन क्या कह रहे हैं। बढ़ते अमेरिकी विरोध माहौल के बीच उत्तर कोरिया वाशिंगटन के खिलाफ संयुक्त मोर्चे में मजबूत भूमिका निभाएगा। ट्रंप के विरोधी टकराव या शांतिपूर्ण बातचीत का चुनाव करते हैं या नहीं, यह उन पर निर्भर है, लेकिन हम किसी भी विकल्प का जवाब देने के लिए तैयार हैं। और वर्चस्ववादी ताकतों के लिए हमारे पास परमाणु हथियार होना बिल्कुल सही है। मौजूदा वक्त में परमाणु हथियार एक तरह की सुरक्षा की गारंटी है। राइट, जंग के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको धुरंधर से मिलवाते हैं। धुरंधर 2 की रिकॉर्ड तोड़ कमाई हो रही है। हर दिन के साथ कमाई बढ़ती चली जा रही है। जब से फिल्म रिलीज हुई है, लोग बढ़ चढ़कर थिएटर में पहुंच रहे हैं। रो क्यों रहा है लाले? अब देखिए जरा धुरंधर की कमाई का हाल क्या है। धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म ने रिलीज के 5वें दिन भी भारत में 65 करोड़ कमाए। 5वें दिन यह फिल्म अब तक दुनिया भर में 800 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुकी है। इसने छावा और पीके की कुल कमाई को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत में फिल्म ने 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया और 5 दिनों की कमाई के मामले में फिल्म दूसरे नंबर पर है। इससे आगे पुष्पा 2 है जिसने 881 करोड़ की कमाई की। धुरंधर के पार्ट 1 ने भी भारत और दुनिया में शानदार प्रदर्शन किया। फिल्म ने दुनिया भर में करीब 1307 करोड़ रुपए की कमाई की, जबकि भारत में धुरंधर फिल्म ने 850 करोड़ से अधिक कमाए थे। अब धुरंधर की तरह धुरंधर 2 भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। अब देखिए जरा किस किस देश में क्या क्या कमाई के आंकड़े पहुंचे। मैप के जरिए मैं आपको दिखाऊं कि इस वक्त स्थिति क्या है, किन मुल्कों में यह फिल्म क्या कमा रही है। जर्मनी में देखिए 6 करोड़ 86 लाख रुपए जर्मनी में कमाए। यूके में 20 लाख रुपए की कमाई हुई है। साथ ही कनाडा में 1 करोड़ 40 लाख की कमाई हुई है और ऑस्ट्रेलिया में 35 लाख रुपए की कमाई हुई है। न्यूजीलैंड में 1 करोड़ 73 लाख की कमाई हुई है। ये अब तक की कमाई के आंकड़े। जरा सुनिए धुरंधर फिल्म देखने वाले क्या कह रहे हैं। फैंटास्टिक, बहुत अच्छी मूवी है। रियली लगा 4 आवर्स, शायद 6 आवर्स की भी होती तो भी खुशी खुशी देखते था। पार्ट 1 से तो बहुत ही अच्छा डाला था इन्होंने। एंड पोस्ट क्रेडिट सीन आप देखे बिना जाइएगा मत।
देखने लायक है, हर किसी को देखनी चाहिए। काफी कुछ अनएक्सपेक्टेड था, मतलब एक ही वर्ड में बोलूँ तो अमेजिंग। बहुत ही मजेदार थी मूवी। ऐसा लगा नहीं था कि ऐसे ट्विस्ट आएंगे इस मूवी में, और जो आखिरी में जो इन्होंने सीक्वल खोला है भाई साहब, देखना जो एक नंबर मस्त, मजा आ गया। देशभक्ति वाला पूरा ऐसा जोश जगा देती है, ऐसा लगता है अच्छा। रियलिस्टिक इवेंट्स दिखाए हमें, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी लगी। मतलब सेकंड पार्ट फर्स्ट से भी ज़्यादा बेटर है, और जो फर्स्ट पार्ट में जो बहुत सारे लूज एंड थे वो ऐसा लगा कि इसमें सारे क्लोज हो। अब आपको बताऊं, ये फिल्म सोचिए छप्पर फाड़ कमा रही है तब जब कई देशों में रिलीज नहीं हुई है। कौन से देश हैं जहां फिल्म को रिलीज नहीं किया गया? सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान और पाकिस्तान। पाकिस्तान से प्रेम में इन देशों ने फिल्म पर बैन किया है, लेकिन बैन करने से फिल्म की कमाई पर कोई असर नहीं हो रहा है। कमाई के रिकॉर्ड देखिए जरा, आपके सामने धुरंधर 849 करोड़, पुष्पा 2 देखिए जरा 836 करोड़ कमाए थे, और छावा ने 585 करोड़। ये भारत में हिंदी भाषा में कमाई है। गदर 2 ने 525 करोड़ और जवान ने 582 करोड़ कमाए थे। केजीएफ चैप्टर 2 ने 435 करोड़ और बाहुबली 2 ने 511 करोड़ कमाए। ये सारी फिल्में धुरंधर से पीछे हैं। अब देखिए जरा, हालत यह है कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में छुप छुप के फिल्म देखी जा रही है और पायरेटेड कॉपी देखी जा रही है। देखिए, पाकिस्तान में मजाक उड़ रहा है। दावा है कि पाकिस्तान में अब इस फिल्म के रिलीज होने के बाद जासूस खोजे जा रहे हैं। ये मीम्स बन रहे हैं, पाकिस्तान के मजाक सोशल मीडिया पर उड़ रहा है कि वहां जासूस खोज रहे हैं। ये अगली तस्वीर देखिए जरा, सोशल मीडिया पर यह मजाक है कि पाकिस्तान अब सभी को, और यह भी कहा जा रहा है वहां के भिखारियों की भी उठा रही है कि कहीं उनमें जासूस तो नहीं छिपे हैं। पुलिस का सपर्दा दिखाए, ग्रेड ऑपरेशन, किसी को पुलिस ने भागने का मौका नहीं दिया। दबंग कार्रवाई। फिल्म के बारे में मैं यही कहूंगा, उसने सही किया, अपने बाप का बदला लिया, और ये इंडिया साजिश कर रही है। ये देख रही है मैं इन लोगों को इससे मार नहीं सकता हूँ, मैं साजिश करके इन लोगों को मार। मेरा खुद का दोस्त छोटा भाई जो है ना, इसी गैंगवारी में मारा गया। अच्छा। एक मेरा बेटा मारा गया। घर से निकलो, गोलियां लगेगा, एक पीठ में, एक सीने पे, एक कहाँ। हालात ऐसे थे ले आ रही थी। जिस हिसाब से लोगों ने बनाया, हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं, पता ही नहीं, बस फिल्म बने रहमान डकैत था, मसीहा था हमारा। ये ना फिल्म का, उसको पहले पूछो कभी आप लोगों ने देखा है इनको, उज़ैर को देखा, रहमान को देखा, इन सबसे आपका क्या वास्ता पड़ा है जो आप इस तरह का कर रहे हो? सही है ना, यदि बिला हो जाती फिल्म बना। यही है ना, हमारे ऊपर फिल्म बना के कमा रहे इंडिया वाले, और क्या करें। फिल्म कैसी, अच्छी है या नहीं? फिल्म अच्छी है। ये सारा एक इंडिया का एक गेम है। वो हमारे बलोचो भाइयों को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि सारे पाकिस्तानियों को। तो ये मीडिया में एक शर फैला रहे हैं। कितना खौफनाक था, अगर देखा जाए तो आप इस वक्त यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते थे, और हम यहाँ बैठे हुए, हम बैठ भी नहीं सकते थे। गोलियां आ रही है, सामने से गोलियां आ रही है, बम गिर रहे हैं, तो ये तो आपको पता है। तो पाकिस्तान के लोगों को आप सुन रहे थे। आइए, और बारी है लाइफ का फंडा की। काम वो करिए जिसमें आपको अंदर से मजा आए। सिर्फ धन दौलत और शोहरत के लिए काम करेंगे तो आपको अंदर से कभी संतोष नहीं मिलेगा। लाइफ का फंडा दिया मशहूर एक्टर रहे फारूक शेख साहब ने। वडोदरा में जन्मे फारूक शेख साहब के पिता नामी वकील थे। फारूक शेख मुंबई में कानून की पढ़ाई कर रहे थे। वो चाहते तो वकालत करके आराम से पैसा कमा सकते थे, लेकिन कॉलेज के दिनों से उनका झुकाव एक्टिंग की ओर था। कॉलेज में पहले छोटे मोटे नाटक किए और फिर जल्द ही वो थिएटर में काम करने लगे। फिर फिल्म गरम हवा का ऑफर मिला तो वो बिना पैसे के काम करने को राजी हो गए। फारूक साहब के पिता को पता चला कि बेटा एक्टर बनना चाहता है और बिना पैसे के भी काम करने को तैयार है, तो वो बहुत नाराज हो गए और बात तक करना बंद कर दिया। पिता को मनाने के लिए उन्होंने इतनी सहजता से कहानी सुनाई कि उन्हें बेटे की लगन और जुनून पर भरोसा हो गया। फारूक साहब ने पिता से कहा था वो पैसों के लिए काम नहीं करेंगे, वो फिल्म और किरदार वही करेंगे जिसका कोई अर्थ हो और जो लोगों के दिलों को छू जाए। इसलिए जब बाकी स्टार बहुत सारी फिल्में साइन कर रहे थे तो फारूक साहब ने कभी भी एक बार में 2 से ज्यादा फिल्मों में काम नहीं किया। उनकी एक्टिंग का अंदाज एकदम अलग था। न ज्यादा एक्शन किया, न ज्यादा भारी या बड़े डायलॉग बोले, मगर सादगी और सहजता से अपने किरदार को बहा ले जाते थे।
90 के दशक में मन मुताबिक फिल्में नहीं मिली तो कम कर दिया और छोटे पर्दे पर जीना इसी का नाम शो लेकर आए और लाइफ का बड़ा फंडा दिया। धन दौलत या शोहरत कामयाबी की पहचान नहीं, असली खुशी जुनून को पूरा करने और अपने उसूलों से समझौता ना करने में। जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए, अपनी जिंदगी में उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे ब्रेक के लिए।